एक छोटा सा बटन, बस एक क्लिक, और दुनिया का नक्शा लिटरली हिल सकता है। सुनने में थोड़ा फिल्मी लग रहा है ना, लेकिन असलियत भी किसी बॉलीवुड क्लाइमैक्स से कम नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, इंडिया में वो बटन दबाता कौन है? आप सोच रहे होंगे कोई आर्मी जनरल होगा जो किसी सीक्रेट बंकर में बैठा होगा, चारों तरफ स्क्रीन, हाथ में कॉफी और सामने एक लाल बटन, और जैसे ही कोई दुश्मन देश कुछ उल्टा सीधा करे, ठप, बटन दबा दिया। लेकिन रियल लाइफ इतनी सिंपल नहीं है भाई। ये कोई पबजी मैच नहीं है कि एनिमी स्पॉटेड, फायर। सच तो यह है कि इंडिया के न्यूक्लियर हथियारों का कंट्रोल आर्मी के पास नहीं है। जी हां, थोड़ा शॉकिंग है, लेकिन असली पावर एक सिविलियन बॉडी के पास होती है, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। मतलब अल्टीमेट डिसीजन वो लोग लेते हैं जिन्हें हम वोट देकर चुनते हैं। अब यहां से चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। इस सिस्टम के दो बड़े हिस्से होते हैं। पहला, पॉलिटिकल काउंसिल। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यही असली गेम चेंजर है। पूरे देश में सिर्फ यही एक ग्रुप है जो न्यूक्लियर स्ट्राइक को अप्रूव कर सकता है। और इस काउंसिल का हेड कौन होता है? इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। मतलब अगर कभी वर्स्ट केस सिनेरियो आता है तो आखिरी फैसला एक ही इंसान के पास होता है, देश का प्रधानमंत्री। ना कि कोई जनरल, ना कोई एयरफोर्स चीफ, ना ही डिफेंस मिनिस्टर। सीधा सीधा इलेक्टेड गवर्नमेंट का टॉप लीडर। अब सोचो कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। सुबह मीटिंग में इकोनॉमी डिस्कस हो रही है और कुछ घंटों बाद आपको डिसाइड करना पड़े कि देश की सुरक्षा के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक फैसला लेना है या नहीं। ये नेटफ्लिक्स का थ्रिलर नहीं है, ये रियल लाइफ है। लेकिन रुको, पीएम अकेले ये फैसला नहीं लेते। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सुबह उठकर सोचा आज मूड है, कुछ बड़ा करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहां आता है दूसरा हिस्सा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसे आप समझ लो ब्रेन टीम। ये लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स देखते हैं, हर एंगल से सिचुएशन को एनालाइज करते हैं कि थ्रेट कितना सीरियस है, क्या ऑप्शंस हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। बेसिकली ये लोग पीएम को पूरा प्रोस और कॉन्स समझाते हैं। जैसे हम अमेज़न से कुछ खरीदने से पहले 50 रिव्यूज पढ़ते हैं, वैसे ही यहां हर डिसीजन 1000 बार सोचा जाता है। लेकिन स्टेक्स लाख गुना ज्यादा होते हैं। तो सिंपल भाषा में समझो, पॉलिटिकल काउंसिल डिसीजन लेती है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल सलाह देती है। अब यहां तक तो बात क्लियर हो गई, लेकिन असली एक्शन अब भी बाकी है, क्योंकि डिसीजन लेना एक चीज है और उसे एग्जीक्यूट करना दूसरी। तो सवाल उठता है, अगर पीएम हां बोल देते हैं तो असल में मिसाइल कौन चलाता है? यहां एंट्री होती है एक बेहद खास टीम की, स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड, यानी एसएफसी। नाम सुनकर ही लग रहा होगा कुछ तो बड़ा सीरियस मामला है। और हां, ये वही लोग हैं जो इंडिया के सारे न्यूक्लियर हथियारों को संभालते हैं। अब इसे ऐसे समझो, पॉलिटिकल काउंसिल है बॉस, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है एडवाइजर, और एसएफसी है एग्जीक्यूशन टीम। मतलब अगर कोई बहुत बड़ा ऑर्डर आता है तो एसएफसी ही उसे ग्राउंड रियलिटी में बदलती है। एसएफसी के पास क्या होता है? पूरा न्यूक्लियर आर्सेनल, मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, सबमरीन्स और उनके साथ जुड़े वॉरहेड्स। ये लोग इंश्योर करते हैं कि सब कुछ हमेशा रेडी रहे। जैसे एग्जाम से पहले टॉपर्स अपनी तैयारी रखते हैं। बस फर्क ये है कि यहां एग्जाम में गलती की गुंजाइश 0 है। लेकिन अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ा शॉकिंग पार्ट। एसएफसी अपने आप कुछ नहीं कर सकती। मतलब इमेजिन करो, उनके पास मिसाइल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, ट्रेंड लोग हैं, लेकिन फिर भी वो खुद से लॉन्च नहीं कर सकते। कोई जनरल, कोई एडमिरल, कोई पायलट इंडिपेंडेंटली फैसला नहीं ले सकता। बिना पॉलिटिकल काउंसिल की डायरेक्ट परमिशन के कुछ नहीं होगा। 0, नादा, बिल्कुल साइलेंट मोड। यहां सिस्टम को जानबूझकर ऐसा बनाया गया है ताकि कोई भी रॉन्ग डिसीजन ना ले सके। क्योंकि अगर किसी एक इंसान को अनलिमिटेड पावर दे दी जाए तो रिस्क बहुत बड़ा हो जाता है। अब सोचो, अगर किसी मूवी में दिखाया जाए कि कोई सोल्जर गुस्से में आकर बटन दबा देता है तो वो प्योर फिक्शन है। रियल लाइफ में इतने लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी और वेरिफिकेशन होते हैं कि गलती से भी लॉन्च होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और ऑनेस्टली यही सही भी है, क्योंकि ये कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं है जो ऊप्स गलत भेज दिया करके डिलीट कर दो। यहां एक बार कुछ हो गया तो वापस नहीं आता। अब एक इंटरेस्टिंग बात, एसएफसी सिर्फ मिसाइल्स लॉन्च नहीं करती, बल्कि ये पूरे सिस्टम को मेंटेन भी करती है। रेगुलर चेक्स, ड्रिल, सुरक्षा, कोऑर्डिनेशन, सब कुछ इनके जिम्मे होता है।
मतलब ये लोग हमेशा स्टैंड बाय पर रहते हैं, लेकिन बिना ऑर्डर के कुछ नहीं करते। इसे ऐसे समझो जैसे आपके घर में इन्वर्टर लगा हो, वो हमेशा रेडी रहता है, लेकिन बिजली जाने पर ही एक्टिवेट होता है। तो अब पिक्चर थोड़ी क्लियर हो रही है। डिसीजन ऊपर से आता है और एग्जीक्यूशन न्नीचे से होता है, लेकिन बीच में इतनी चेक्स और बैलेंसेस हैं कि सिस्टम पूरी तरह कंट्रोल्ड रहता है। यहां आता है एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट, न्यूक्लियर ट्रायड। नाम थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। ट्रायड मतलब 3 तरीके, यानी इंडिया के पास 3 अलग अलग रास्ते हैं न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने के, और यही चीज उसे बनाती है सुपर सिक्योर और पावरफुल। चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। लैंड, एयर और सी, तीनों जगह से स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी। सबसे पहला, लैंड बेस्ड मिसाइल्स, यानी जमीन से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स। इनमें सबसे फेमस है अग्नि सीरीज, खासकर अग्नि 5। इसकी रेंज इतनी लंबी है कि हजारों किलोमीटर दूर टारगेट को हिट कर सकती है। मतलब अगर दुश्मन देश सोच रहा है कि हम तो दूर हैं, हमें क्या होगा, तो भाई गूगल मैप्स खोल लो, दूरी अब सेफ जोन नहीं रही। लैंड बेस्ड मिसाइल्स का फायदा क्या है? ये फास्ट होती हैं, पावरफुल होती हैं और स्ट्रेटेजिकली अलग अलग लोकेशंस पर डिप्लॉय की जा सकती हैं। अब दूसरा, एयर बेस्ड डिलीवरी, यानी फाइटर जेट्स के जरिए न्यूक्लियर वेपन्स ले जाना, जैसे राफेल जैसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट। अब सोचो, एक जेट हवा में उड़ रहा है, डायरेक्शन बदल सकता है, मिशन कैंसिल कर सकता है या लास्ट मोमेंट पर टारगेट चेंज कर सकता है। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी फुल ऑन। ये ऑप्शन थोड़ा स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम जैसा है, सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट हो सकता है। लेकिन अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग और डेंजरस पार्ट। तीसरा, सी बेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स, यानी सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइल्स। इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, जैसे INS अरिहंत। ये समुद्र के अंदर गहराई में छुप कर रह सकती है और वहीं से मिसाइल लॉन्च कर सकती है। अब इमेजिन करो, दुश्मन को पता ही नहीं कि सबमरीन कहां है, ना रडार पकड़ पाता है, ना इजीली ट्रैक हो सकती है। मतलब ये एक इनविजिबल थ्रेट है, और यही रीजन है कि सी बेस्ड सिस्टम को सबसे स्ट्रॉन्ग डिटरेंट माना जाता है, क्योंकि अगर कोई देश फर्स्ट स्ट्राइक भी कर दे, तब भी सबमरीन से जवाब देना ऑलमोस्ट गारंटीड रहता है। इसे ऐसे समझो जैसे आप हाइड एंड सीक खेल रहे हो और एक प्लेयर इतना एक्सपर्ट है कि उसे कोई ढूंढ ही नहीं पा रहा, लेकिन वो कभी भी गेम बदल सकता है। तो ये तीनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियर ट्रायड, लैंड से, एयर से और सी से, हर एंगल कवर्ड। अब इसका फायदा क्या है? सिंपल, अगर एक सिस्टम फेल हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, तो बाकी 2 सिस्टम्स अभी भी एक्टिव रहते हैं। मतलब इंडिया के पास हमेशा सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रहती है, और यही असली पावर है। न्यूक्लियर वेपन्स का यूज सिर्फ अटैक करने के लिए नहीं होता, बल्कि ये एक मैसेज देने के लिए होता है। अगर तुमने अटैक किया तो जवाब पक्का मिलेगा। लेकिन यहां आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। इतनी पावर होने के बावजूद इंडिया ने एक बहुत यूनिक पॉलिसी अपनाई है, जो बाकी कई न्यूक्लियर कंट्रीज से अलग है। एक ऐसी पॉलिसी जो सुनकर आप कहोगे ये तो अनएक्सपेक्टेड था। इंडिया न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कब करेगा? यहां एंट्री होती है एक बहुत ही यूनिक और थोड़ा अनएक्सपेक्टेड पॉलिसी की, नो फर्स्ट यूज। नाम से ही क्लियर है, इंडिया ने ऑफिशियली कमिट किया है कि वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में पहले न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करेगा। मतलब चाहे सिचुएशन कितनी भी टेंस क्यों ना हो, इंडिया पहले बटन नहीं दबाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी पावर है फिर यूज क्यों नहीं? यही तो असली गेम है। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी अटैक करने के लिए नहीं, बल्कि डिटरेंस के लिए है। डिटरेंस मतलब सामने वाले को डराना, ताकि वो पहले अटैक करने की हिम्मत ही ना करे। इसे ऐसे समझो जैसे आपके घर के बाहर CCTV लगा हो, आप उसे किसी पर यूज नहीं कर रहे, लेकिन जो भी देखता है ऑटोमेटिकली थोड़ा संभल जाता है। इंडिया बेसिकली दुनिया को यह मैसेज देता है, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर आपने पहले न्यूक्लियर अटैक किया तो जवाब इतना स्ट्रांग होगा कि संभाल नहीं पाओगे। यानी सीधा रूल, तुमने शुरू किया तो हम खत्म करेंगे। अब ये पॉलिसी बहुत पावरफुल भी है और रिस्पॉन्सिबल भी, क्योंकि इससे एक चीज क्लियर हो जाती है, इंडिया अननेसेसरी एग्रेशन में बिलीव नहीं करता, लेकिन साथ ही ये भी साफ है कि रिटेलिएशन यानी जवाब देना गारंटीड है। अब पूरी पिक्चर को एक बार सिंपल तरीके से जोड़ते हैं। सबसे ऊपर पॉलिटिकल काउंसिल, जिसमें प्राइम मिनिस्टर फाइनल डिसीजन लेते हैं। उनके साथ
एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो पूरा एनालिसिस और सलाह देती है, और नीचे स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड जो एक्चुअल ऑपरेशन हैंडल करती है। 3 लेयर्स जैसे एक हाईली सिक्योर्ड सिस्टम जहां हर स्टेप पर चेक है, बैलेंस है और कंट्रोल है। यह सिस्टम इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई इंपल्सिव डिसीजन ना हो और न्यूक्लियर वेपन्स सिर्फ लास्ट रिसोर्ट बनकर रहे। अब एक इंटरेस्टिंग बात, इंडिया के पास बॉम्ब है, मिसाइल्स हैं, सबमरीन्स हैं, सब कुछ है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कंट्रोल। यानी पावर होने के बावजूद उसे कब और कैसे यूज करना है, यह पूरी तरह डेमोक्रेसी के हाथ में है। कोई एक इंसान अचानक गुस्से में आकर फैसला नहीं ले सकता, और ऑनेस्टली यही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि असली पावर सिर्फ वेपन में नहीं होती, बल्कि उस डिसिप्लिन में होती है जो उसे सही समय तक यूज ना करने दे। तो अगली बार जब आप न्यूक्लियर पावर शब्द सुनो तो सिर्फ एक्सप्लोजन मत सोचो। ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है, एक सिस्टम है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आखिर में एक बात हमेशा याद रखना, न्यूक्लियर पावर सिर्फ ताकत नहीं, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इंडिया के पास वेपन्स हैं, टेक्नोलॉजी है, कैपेबिलिटी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कंट्रोल और डिसिप्लिन। यही फर्क है एक पावरफुल देश और एक रिस्पॉन्सिबल देश में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि नॉलेज जितना फैलेगा उतना देश स्ट्रांग बनेगा।